Hello, good morning, dear student. Welcome to Pioneer School of Science, English medium. Now, today we will discussing our topic, that is chemical bonding and molecular structures. We will discussing in last lecture the bond parameter. There are the 4 types of bond parameter. Then first one is bond length, and then second is bond angle, and third one is bond energy. So, in today's session we will discussing about bond angle. What you know about bond angle, then what the factor which affect the bond angle, how bond angle formed, how bond angle decrease, and then factor which affected the bond angle. And then we will discussing about bond energy and what is the relation between bond length and bond energy, what is the relation between bond angle and bond energy, etc. So first of all, second topic of the bond parameter is bond angle. Now we will define the what is bond angle and what is the cases that affected the bond angle. Then how we define the bond angle. You assume then this is the H2O molecule, H2O, HOH. You know very well then oxygen containing the 6 valence electron, and out of 6, 2 electron participate in bond formation, and then another 2 pair of electron remaining not form bond are called lone pair of electron. Remaining electron are termed as lone pair of electron, and then these 2 electrons participate in bond formation are called bond pair. Then out of 6, the 2 electron participate and another 4 electron remain non-bonding, and these non-bonding electrons are known as lone pair. So bond between the bonding pair of electron of the central atom are called bond angle. These angle is known as bond angle. तो हम अपनी देसी लैंग्वेज में बात करें कि कोई सेंट्रल एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उसके बाद जो बॉन्ड बन जाता है, तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल कहते हैं. चलो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं अपने वर्डिंग में. द एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड, एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड के बीच का एंगल क्या कहलाएगा बच्चों? बॉन्ड एंगल कहलाएगा. चलो इंग्लिश में आपको कम समझ में आ सकता है, लेकिन अपनी लोकल लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियरिफाई कर पाओगे. चलिए डेफिनेशन लिखना. द एंगल एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड, बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन, क्योंकि बॉन्ड लेंथ तो हम कल पढ़ चुके हैं. बॉन्ड एंगल लिखिए बच्चों. द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट एंगल, द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड, 2 एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है, द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एंगल. फिर से देखना बच्चों अपनी लोकल लैंग्वेज में. ये ऑक्सीजन है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 में से आउट ऑफ 6 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद हाइड्रोजन, और ये 2 बॉन्ड बन गए. इन 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल कहते हैं. मेरा कहने का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा बच्चों. आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे. कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ बात करना. फिर हम इसके लिए और एक बात करते हैं. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डिग्री एंड सेकंड. एक डिग्री, मिनट एंड सेकंड. बॉन्ड एंगल को किस में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? दूसरी बात, इट इज़ रिप्रेजेंटेड, किस में रिप्रेजेंट करते हैं इसको? इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन डिग्री. डिग्री को ऐसे एक डॉट देता है, उसको ऐसा लिखा होता है डिग्री. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? डिग्री. या फिर मिनट या फिर सेकंड. तो मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री, मिनट या सेकंड में. तो डिग्री का मतलब एक ऐसा बड़ा सा डॉट लगाते हैं, मिनट में कैसा एक नॉर्मल डॉट लगाते हैं, और सेकंड में डबल डॉट लगाते हैं. मतलब इसका मतलब है डिग्री, और मिनट में खाली इस तरह का डॉट, और ऐसे 2 डबल डॉट कहीं लगा है तो ये सेकंड. जैसे मैंने लिखा 109 डिग्री, 109, और ये 28,
तो इसका मतलब है 109 डिग्री में से 0 आएगा, और इस डॉट का मतलब होता है मिनट, और 2 डबल डॉट ऐसे लगा दूँ तो इसका मतलब होता है सेकेंड। तो ये तो पढ़ने का तरीका होता है। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप ध्यान रखो। बॉन्ड एंगल को डिग्री में डिनोट करते हैं, और उसके पास एक लाइन का मतलब होता है मिनट, और 2 लाइन का मतलब होता है सेकेंड। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन डिग्री, मिनट और सेकेंड। आपको बताया हुआ है बेसिस ऑन हाइब्रिडाइजेशन VSEPR थ्योरी। आपको पता है SP हाइब्रिडाइजेशन होगा तो लीनियर शेप होगा, जब लीनियर शेप होगा तो बॉन्ड एंगल 180 का होगा। SP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ट्राइगोनल शेप होगा, इस तरह का ट्राइगोनल शेप। SP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। आपको पता है, थोड़ी थोड़ी बात है उसमें बॉन्ड एंगल। तो SP में बॉन्ड एंगल कितना होता है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताया हुआ है। अगर कहीं SP हाइब्रिडेशन आ रहा है तो बॉन्ड एंगल आप कहते हो 180 का। SP2 में कितना होता है 120 का। SP3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.28 सेकंड का होता है बच्चों। SP3D में बॉन्ड एंगल, 2 प्रकार के बॉन्ड एंगल होते हैं, एक 120 का होता है, दूसरा 90 डिग्री का होता है। SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा। SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल एक 90 के होंगे और दूसरे 72 के होंगे। तो ये पूरी कहानी आपको पहले भी मैंने बताई है बच्चों, ध्यान देना बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल होता क्या है, द एंगल, मेरी बात सुना ध्यान से, द एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट बॉन्ड। जैसे ही मैंने अभी बताया था कि 2 एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का एंगल क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल कहता है। बॉन्ड एंगल को डिग्री में, मिनट में या सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप देखिए, नंबर ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू द MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट 10 10 12 32 10। उसके अलावा भी बताया 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होती है। अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, फिर इलेक्ट्रॉन माइनस करो या इलेक्ट्रॉन प्लस करो, बॉन्ड एंगल 0.55 सब्सट्रेट करते जाओ, आपको शॉर्टकट पता है, बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो। तो अब मैं आगे जा रहा हूँ बच्चों, हमारा टॉपिक है आज का बॉन्ड पैरामीटर के अंदर बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल में हम सीख रहे हैं, डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी और हाइब्रिडाइजेशन से भी आपको आइडिया आ गया होगा थोड़ा बहुत। लेकिन अब इस बात को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बॉन्ड एंगल को अफेक्टेड करते हैं। बॉन्ड पैरामीटर का दूसरा पॉइंट हमारा है बॉन्ड एंगल, एंड देन विच फैक्टर अफेक्टेड द बॉन्ड एंगल। तो अब हमारा टॉपिक है फैक्टर दैट अफेक्टेड द बॉन्ड एंगल। चलो बड़ा सा हेडिंग डाल देते हैं बच्चों, अभी अभी सीख जाते हैं। फैक्टर दैट अफेक्ट द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, फैक्टर दैट अफेक्टेड द बॉन्ड एंगल। बच्चों बने रहिए हमारे साथ। पहला फैक्टर, number of bond means bond order. What is bond order? Number of bond between the molecules is known as bond order. Bond order कितनी हो सकती है 1 2 3, 0 या फ्रैक्शनल भी हो सकती है। more the bond order more is stability. तो bond angle is inversely proportional to directly proportional, बोलने में मिस्टेक हुई, वेरी सॉरी। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। वापस समझना, नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है बच्चों 3। ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है स्टूडेंट 2। कार्बन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है 1 2 3 दोनों हो सकती है। अब बोरॉन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है 1। नंबर ऑफ बॉन्ड, यहाँ 3 बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ 1 बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। बात को दिमाग में बिठा लेना अच्छे से विद्यार्थी मित्रों। हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक और कार्बन का अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता। देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आप जान गए होंगे मेरी बात को अच्छे से। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड में sp3 होता है हाइब्रिडेशन, तो बॉन्ड एंगल आता है 109.28 मिनट का, 109 डिग्री और 28 मिनट का। अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड एंगल आता है 120 का। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड एंगल आता है 180 डिग्री का। आप सीख रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ आप सीख रहे हैं। देखो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रही है बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। देखो बॉन्ड 3 है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा, बॉन्ड 2 है तो 120 का। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल। आई होप आप सीखे होंगे मेरी बात को।
दूसरा फैक्टर बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चंस नीट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। एनसीईआरटी आप कितनी भी रट लो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आ रही बात? नीट की स्ट्रेटेजी या जेडब्ल्यू की स्ट्रेटेजी क्या कहते हैं लोग अभी, अब तो सब एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी रट लो। अब आप एनसीईआरटी रटोगे तो इतनी बातें आपके दिमाग में आएगी कहाँ से? जब एनसीईआरटी के बेस्ड लॉजिक नहीं बनेगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे बच्चों आखिरकार। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। पहला फैक्टर कौन सा था बच्चों? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को अफेक्टेड करने वाला पहला फैक्टर था बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? यू नो वेरी वेल, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। ओके, यहाँ तक की कहानी आपके समझ में आ रही होगी। मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन आपसे करता हूँ बच्चों। नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। चलिए सेकेंड फैक्टर की तरफ जाता हूँ आगे। अभी कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में आपके साथ जुड़ जाता हूँ बच्चों। सेकेंड फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन, जिसके तो आप बहुत बड़े मास्टर हो। हाइब्रिडाइजेशन निकालना का काम आपके लिए दाएं हाथ का खेल है बच्चों। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? चलो मेरे साथ जुड़ जाइए, अभी सिखा देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट यू नो अबाउट हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड एंड फिनोमिना इज टर्म्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से बॉन्ड एंगल को अफेक्टेड करता है? केस फर्स्ट, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन बॉन्ड एटम्स आर सेम, सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर आर डिफरेंट, तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ लोन पेयर। सपोज करो कि CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो बॉन्ड एंगल किस तरह से अफेक्टेड होगा? बच्चों देखो, CH4 आपने निकाला, हाइब्रिडाइजेशन आया sp3। बच्चों H2O हाइब्रिडाइजेशन निकाला sp3। आपने NH3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकाला, आया sp3। अरे भाई आखिरकार सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो बॉन्ड एंगल की बात हो रही है यहाँ पर। बॉन्ड एंगल कितना होगा? इसमें बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट का होगा, इसमें बॉन्ड एंगल 104 का होगा, इसमें बॉन्ड एंगल 107 का होगा। अरे सर आपने तो कहा था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 109 का ही होता है। इन तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, फिर भी बॉन्ड एंगल अलग अलग क्यों? लोचा हो गया, समझते बात को अच्छे से। एक और फैक्टर, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ एटम आर सेम, यहाँ 3 और 1 4 है, यहाँ 3 2 और 1 3 है, यहाँ 3 और 1 4 है। हाइब्रिडाइजेशन आर सेम, बॉन्डेड एटम आर सेम, सेंट्रल एटम आर सेम, तो क्या करें? इसमें भी सेंट्रल एटम एक है, ऑक्सीजन सेंटर में रहेगा, इसमें भी कार्बन सेंटर में रहेगा, इसमें नाइट्रोजन सेंटर में रहेगा, तो तीनों में सेंट्रल एटम एक एक ही है, बॉन्ड भी लगभग सेम आ रहे हैं, तो क्या होगा? तो आपको याद रखना है बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। कौन सा फैक्टर है? हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड एंगल, हमारा टॉपिक है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लोन पेयर। कॉन्सेप्ट सीखना बच्चों, इनऑर्गेनिक को बहुत डीपली सीखना पड़ता है, इतनी आसानी से याद नहीं रहती, समझ में आ भी जाए तो याद नहीं रहती। याद रखना, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। इनवर्स रिलेशन है। सपोज करो मैं यहाँ पर कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 और 4 बॉन्ड बना लेते हैं, कोई भी लोन पेयर रहता ही नहीं है, तो CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, नो LP। जबकि पानी के अंदर देखो ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउट ऑफ 6 2 बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर देते हैं, 2 लोन पेयर रह जाते हैं, 2 लोन पेयर मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। आपको याद रखना है लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड एंगल घटेगा। एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2.5 डिग्री तक डिक्रीज करता है। अंदर की बात है बेटा, ध्यान रखना, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, किसी को पता, बहुत कम लोगों को होता है। ये लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास, 1 लोन पेयर डिक्रीजेज द बॉन्ड एंगल 2.5, देन हियर 2 लोन पेयर मीन्स 5 डिग्री तक बॉन्ड एंगल घट जाएगा। मतलब इसमें sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट का आया था आपका आंसर। यहाँ पर भी sp3 ही है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 5 डिग्री घटा देंगे। एक लोन पेयर कितना घटाता है? 2.5। जरा हट के देखना अपनी JHT टेक्निक, 1 लोन पेयर 1 LP डिक्रीजेज बॉन्ड एंगल, डिक्रीजेज बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री तक घटा देता है। बहुत काम की बात है बच्चों, अच्छे से दिमाग में बिठाना।
हार्डो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2.5 डिग्री तक घटाता है, तो यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, वो बॉन्ड एंगल को 5 डिग्री घटा देंगे। तो 109 में से 5 चला गया तो रहेगा कितना 104। समझ में आ रही बात? जितने ज़्यादा लोन पेयर बॉन्ड एंगल कम। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ज़्यादा होंगे, लोन पेयर का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड एंगल घटता जाएगा घटता जाएगा घटता ही चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात, NH3 यू नो वेरी वेल, अमोनिया में नाइट्रोजन कंटेंट 5 इलेक्ट्रॉन इन इज सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेंट 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, हियर दीज 3 इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 रिमेनिंग अनशेयर्ड। लॉन पेयर के रूप में 2 रह जाते हैं, यहाँ लॉन पेयर 1 है, होने वाला हाइब्रिडेशन sp3 है, तो 109 में से 2.5 चला जाएगा, मतलब नियर अबाउट 107। तो इसी कारण से इसमें 107 होता है। इसमें एक ही लॉन पेयर, इसमें 2 लॉन पेयर, इसमें कोई लॉन पेयर है ही नहीं। जितने ज़्यादा लॉन पेयर बॉन्ड एंगल कम। बात समझ में आई होगी। ये जो रिलेशन होते हैं इनवर्स के, ये आपके दिमाग में सेट करने होते हैं, समझ गए होंगे। सेकेंड फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन का, ये तो था केस नंबर 1। नो लॉन पेयर, 1 लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर, आपको समझ में आया होगा। CH4 में नो LP, NH3 में 1 LP और H2O के अंदर 2 LP। जितने ज़्यादा LP बॉन्ड एंगल कम, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल आएगा CH4 में, उसके बाद NH3 में, उसके बाद H2O में। तो मेरी बात आपके माइंड के अंदर सेट हो रही होगी बच्चों। नहीं समझ में आए तो फिर से मेरे साथ कांटेक्ट करना, कुछ भी दिक्कत हो तो अपन बैठ जाएंगे, बात कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन इतना आसान काम नहीं है, समझ में आ जाने के बाद याद रख पाना काफ़ी मुश्किल काम होता है केमिस्ट्री के अंदर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, थर्ड फैक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? बॉन्ड एंगल के बारे में। बार बार याद दिला रहा हूँ, कल हमने बात की थी बॉन्ड लेंथ के बारे में, आज हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। दीज बोथ आर द बॉन्ड पैरामीटर। कोई 2 एटम के बीच में जब मॉलिक्यूल बनता है तो जो बॉन्ड होते हैं उनको कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर, और उन बॉन्ड के बारे में बात हो रही। पहली थी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी। 3 बॉन्ड पैरामीटर पढ़ रहे हैं। एक बॉन्ड पैरामीटर था, वो था बॉन्ड ऑर्डर, जो आगे हम पढ़ चुके हैं, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी, विच इज़ प्रपोज्ड बाय होंड एंड मुलिकन। मॉथ, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं मॉथ को हम कवर कर चुके हैं। अब आते हैं तीसरा फैक्टर, बॉन्ड एंगल को अफेक्टेड करने के लिए तीसरा फैक्टर। व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, बॉन्डेड एटम आर सेम एंड लोन पेयर आर सेम बट सेंट्रल एटम इज डिफरेंस। एक केस आता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही, एक केस है बच्चों, ध्यान देना। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक केस, एक स्पेशल केस, नोट कर लो, ये स्पेशल केस है। अंदर की बात याद रखना, क्या स्पेशल बात है यहाँ? व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, कोई 2 एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, मतलब जो मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन आ रहा है वो सब में सेम आ रहा है, sp2 sp2 sp2। एटम के अंदर लॉन पेयर भी सेम है, 2 2 2 या 1 1 1, लॉन पेयर सेम है। हाइब्रिडाइजेशन सेम, बॉन्डेड एटम सेम, लॉन पेयर सेम। बॉन्डेड एटम सेम, bonded atom are same and lone pair are same, bonded atom same, lone pair same, but central atom is different, but central atom is different, but central atom, Ca, central atom is different, central atom अगर अलग है, central atom is different, then bond angle, then उस कंडीशन के अंदर बॉन्ड एंगल का क्या होगा? then bond angle is inversely proportional to electron negativity, बच्चों इस बात को अच्छे से सेट करना माइंड के अंदर। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखना, अब मेरे साथ बात करिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं, NH3 PH3 AHS3। देखो NH3 टोटल एटम कितने? 4, 3 और 1 4। नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड एटम 3 है, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम सेम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
फिर मैंने लिया बच्चों PH3, बॉन्डेड एटम 3 और 1 4। फिर मैंने लिया आर्सेनिक हाइड्राइड AHS3। तीनों में क्या हो रहा है, बॉन्डेड एटम सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, sp3 sp3 sp3, और इनके पास लोन पेयर भी सेम है, तीनों में लोन पेयर भी सेम है। तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा? देखो बात आके फंस गई। तो यहाँ पर समझना, जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। तो तीनों में लोन पेयर भी एक एक बचा हुआ है, लोन पेयर सेम है, बॉन्डेड एटम सेम है, लोन पेयर सेम है, बॉन्डेड एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो बॉन्ड एंगल पे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? sp3 है तो मैंने कह दिया sp3 में बॉन्ड एंगल 109, तो इन तीनों में 109 नहीं होगा, कुछ चेंजेज होगा। तो वो चेंजेज होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेस पे। जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है बॉन्ड एंगल ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल आएगा NH3 का, उसके बाद PH3 का, और सबसे लेस आएगा वो आएगा AHS3 का। तो आई होप मेरी बात तुम्हारे दिमाग में आई होगी। कितना होता है बॉन्ड एंगल देख लो, हम बना के भी लिखा दे आपको। BA मीन्स बॉन्ड एंगल, इसमें होगा 107 डिग्री का। उसके बाद PH3 में बॉन्ड एंगल घटता है, वो घटता ही चला जाएगा, और कितना घट के हो जाएगा, 93 का हो जाएगा, 93 डिग्री, इसमें 107 डिग्री, और उसके बाद इसमें 91 पे आके रुक जाएगा। तो ये थी बॉन्ड एंगल की कहानी कुछ इस तरह से। बच्चों मेरी बात दिमाग में बैठी होगी आपके, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है इसलिए बॉन्ड एंगल ज़्यादा, फिर फॉस्फोरस की उससे कम होती है इसलिए इससे थोड़ा कम, और AHS3 में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी AS की कम होती है इसलिए बॉन्ड एंगल कम आया। तो जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, बॉन्डेड एटम सेम हो, और लॉन पेयर भी सेंट्रल एटम के पास सेम हो, तब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड होगा। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा। ऐसी छोटी छोटी बातें दिमाग के अंदर सेट रख पाना काफ़ी मुश्किल काम है। एक और केस आता है इसी में, बॉन्ड एंगल में एक और केस बता रहा हूँ बच्चों। बहुत डीप तक आपको डिगिंग करना पड़ेगा, डीप तक आपको खोदना पड़ेगा नॉलेज को, तब जाके आपको कुछ रास्ता मिलेगा। कोई भी काम इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है बच्चों। इसलिए आपको NCERT पढ़ लिया, काम हो गया, तो वो दिमाग से निकाल लो। NCERT को डीप तक पढ़ना है, डीप तक उसके कॉन्सेप्ट को जानना है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। नहीं, सक्सेस पीछे भाग के आएगी आपके। बच्चों तीसरा केस बता रहा हूँ, इसमें एक और फाड़ू वाला केस। When hybridization in same, lone pair are same, central atom is same, bonded atom are different, तो क्या होगा? एक और केस नंबर 3, बॉन्ड एंगल में ही कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक केस और बता रहा हूँ, और केस 3, पहला केस दूसरा केस, ये केस 3 देखना। क्या केस 3 है? When hybridization is same, when hybridization is same, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, कहीं हाइब्रिडाइजेशन सेम है, और क्या सेम है बच्चों? बॉन्डेड एटम आर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बॉन्डेड एटम सेम है, बॉन्डेड एटम सेम, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, बॉन्डेड एटम इज सेम, और क्या सेम होना चाहिए? सेंट्रल एटम इज सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, लोन पेयर same and lone pair same, central atom is same, Ca, central atom same, but bonded atom are different। याद रखना, bonded atom are डिफरेंट। जब बॉन्डेड एटम अलग होगा, बॉन्डेड एटम आर डिफरेंट, देन BA, देन बॉन्ड एंगल, देन बॉन्ड एंगल। उस कंडीशन में बॉन्ड एंगल का क्या होगा भाई? क्या कहा हमने? केस को समझना। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, मान लो sp3 आ रहा है पूरे मॉलिक्यूल में, या sp2 आ रहा है। लोन पेयर सब में एक है, या दो है। सेंट्रल एटम भी सब में सेम ही है, लेकिन बॉन्डेड एटम की नंबर अलग है। बट बॉन्डेड एटम आर डिफरेंट, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम आर डिफरेंट, बट बॉन्डेड एटम की नंबर अलग है। बॉन्डेड एटम आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ OF2,
OF2। एग्जाम्पल देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। Cl2O, Cl2O, बच्चों देखना अभी समझ में आ जाएगा आपको। तीसरा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ Br2O। अब इन तीनों में समझिए, तीनों में सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम। हियर Br2O के अंदर सेंटर में ऑक्सीजन है, इसमें भी सेंटर में ऑक्सीजन है और इसमें भी सेंटर में ऑक्सीजन है। तो और इन सब में हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो आप, सेम हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3 sp3 sp3। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। मैंने आपको पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, 8 और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 डिवाइड बाई 8, लेस देन 8 डिवाइड बाई 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लो मॉलिक्यूल के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। तो आप इनमें देखो सेंट्रल एटम तीनों में ऑक्सीजन है, इसमें भी Br2O के अंदर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लॉन पेयर भी सबके अंदर सेम है। कितने लॉन पेयर है? इन सब के अंदर जितने भी लॉन पेयर है वो सेम है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम एंड साइज ऑफ साइड एटम। तो बॉन्ड एंगल, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख लेना, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम। साइज, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, साइज ऑफ साइड एटम। इस बात को आप बॉक्स में बंद कर दीजिए बच्चों, बहुत काम की बात है, आपके बहुत काम आएगी, बहुत हद से ज़्यादा काम आने वाली बात है। बॉन्ड एंगल ज़्यादा, बॉन्ड एंगल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इनवर्स होगा और साइज ऑफ साइड एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर OF2, Cl2O, Br2O में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लॉन पेयर सेम है, बॉन्डेड एटम की नंबर सेम है। तो अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों? यहाँ आपको इनका बॉन्ड एंगल पे बात करनी है, इन तीनों की। तो किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा? आप अंदाज लगाइए, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका आएगा? Cr2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा आएगा, सॉरी Cl2O का ज़्यादा आएगा, फिर आएगा Br2O का। मतलब साइड एटम, इस सेंट्रल के साइड में कौन सा एटम जुड़े हुए हैं? ब्रोमीन। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो ब्रोमीन, फ्लोरोक्लोरोब्रोमोइड, आप ऊपर से नीचे जा रहे हो ऐसे, तो साइज किसका बड़ा होगा? ब्रोमीन का साइज ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल Br2O का ज़्यादा होगा, फिर Cl2 का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बहुत लॉजिक के ऊपर चलती है, याद नहीं रहता इन चीज़ों को, याद रख पाना बहुत मुश्किल है। सेंट्रल एटम में साइड एटम कौन है? ब्रोमीन, दोनों साइड में जुड़े होंगे। स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्सीजन सेंटर में रहेगा, Br दोनों ऐसे बीच में रहेंगे, तो इसकी साइज बड़ी होगी। साइड एटम की साइज बड़ी तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो इसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा, फिर इसमें उससे कम, और ये सबसे छोटा है फ्लोरीन, तो बॉन्ड एंगल सबसे कम। तो ये थे फैक्टर बॉन्ड एंगल को अफेक्टेड करने वाले। और पूरी बातें याद नहीं रहे तो इतनी बात याद रखना, सेंट्रल एटम के पास एक लॉन पेयर है, बॉन्ड एंगल को 2.5 डिग्री तक घटाता है। जितने ज़्यादा लॉन पेयर होंगे सेंट्रल एटम पे, बॉन्ड एंगल उतना ही घटता जाएगा। कहानी यहाँ खत्म बॉन्ड एंगल की। तीसरा बॉन्ड पैरामीटर हम शुरुआत करते हैं बच्चों, थर्ड बॉन्ड पैरामीटर। मैंने बॉन्ड पैरामीटर आपको बताया था, कल पढ़ा था बॉन्ड लेंथ, आज हमने पढ़ लिया है बॉन्ड एंगल। अब लास्ट बॉन्ड पैरामीटर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है बॉन्ड एनर्जी, जिसको अक्सर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बॉन्ड एंथैल्पी भी कहा करते हैं बच्चों। तो बॉन्ड एनर्जी पे जा रहा हूँ, अभी आपको याद हो जाएगी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। बॉन्ड एनर्जी थोड़ा डिटेल में इसको भी जानेंगे। अब एनसीईआरटी में खाली डेफिनेशन दे दी, काम हो गया? नहीं, कभी नहीं। उसके ऊपर बहुत सारा डीपली डिगिंग करना पड़ेगा, आपको खोदना पड़ेगा उस नॉलेज को। चलता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बॉन्ड एनर्जी। थर्ड बॉन्ड पैरामीटर अवर हियर, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। बच्चों आखिरकार बॉन्ड एनर्जी होती क्या है? आप जानते होंगे बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन, या बॉन्ड एंथैल्पी भी कहा करते हैं उसको हम, बॉन्ड एंथैल्पी। चलिए अभी हम इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर करवा देते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? इसको बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एनी बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज नोन एज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी रिलीज होती है जब कोई बॉन्ड बनता है तो उसको कहते हैं हम बॉन्ड एनर्जी। डेफिनेशन लिख लो, द एनर्जी
एनर्जी released during bond formation is known as bond formation energy or bond energy is known as bond formation energy और बॉन्ड एनर्जी। मेरी बात तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ गई होगी। क्या कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी? किसको कहते हैं? जब कोई दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ओके, तो अब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी के केस को। या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट एनी बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दो तरह की एनर्जी होती है, एक तो एक बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, तो वो एनर्जी रिलीज होती है। एक आती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उस एटम को एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसका जस्ट अपोजिट वो भी बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी दो प्रकार की होती है बच्चों, ध्यान रखना, और दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। ये बॉन्ड एनर्जी आर ऑफ टू टाइप, ये होती है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, और एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए दूसरी एनर्जी होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नोट करिए यहाँ पर, बहुत काम की बात है बच्चों, BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसकी भी डेफिनेशन आप लिखना। यहाँ बच्चे अक्सर भूल करते हैं, लॉलीपॉप ले लेते हैं, दोनों को एक ही समझते हैं। इसमें बड़ा फर्क है बेटा दोनों में। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है बच्चों। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, इसमें तो बॉन्ड जब बनता है, फॉर्मेशन होता है बॉन्ड का, तो एनर्जी रिलीज होती है, निकल जाती है। और यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन मीन्स बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो डेफिनेशन क्या होगी, लिखना दोनों में, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेक करना, बॉन्ड को तोड़ना, फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड between the molecules, between any two atoms या any molecules, between any molecules. The energy required for breaking of bond between any molecules are called bond dissociation energy. क्लियर बच्चों, आपको पूरी बात दिमाग में बैठ गई होगी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो आप सीख गए होंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, यहाँ तक आपका काम समझ में आया होगा। अब इसके कुछ केस है वो हम पढ़ लेते हैं एक दो, फिर फैक्टर है बहुत सारे जो इसको अफेक्टेड करते हैं। फिर एक टॉपिक आएगा रेजोनेंस, जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत डिस्कशन हमने पहले भी किया है। तो ये थी बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड पैरामीटर में कौन कौन आते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी दो तरह की होती है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो एनर्जी रिलीज होगी जब बॉन्ड बनेगा तो, और बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो बॉन्ड को तोड़ना होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दोनों प्रकार की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। एक छोटा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, ये छोटा कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है बच्चों, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। एक और छोटा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने पढ़ाते टाइम, बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। मेरी बात आपके दिमाग में जा रही होगी। ये दो छोटे कॉन्सेप्ट है, एक्स्ट्रा में याद रखना, जरा हटके आप सीख रहे होंगे। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। इनका सीक्वेंसिंग करना, ऑर्डर में अरेंज करने के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको इनके हिसाब से अरेंज कर लेना है बच्चों। तो इनऑर्गेनिक को थोड़ा डीपली आपको जानना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अब हम बॉन्ड एनर्जी के कुछ फैक्टर है, कुछ केस है, वो मैं कल आपको बताऊंगा कि किस तरह से बॉन्ड एनर्जी चेंजेज होती है, किस तरह का वेरिएशन आता है, कैसे, क्यों, कहाँ, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट में कहाँ घटती है, कहाँ बढ़ती है। हालांकि इतना याद रख पाना बहुत मुश्किल काम है बच्चों, लेकिन ट्राई करते रहो, समय के साथ आगे बढ़ते रहो, बार बार इन सब में कौन कौन से फैक्टर है, क्वेश्चन बनेंगे, याद रहेगा, प्रैक्टिस धीरे धीरे आ जाएगी आपको। ओके, थैंक्स फॉर विजिट। आज की बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ बच्चों।